अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज जुडिशल कमीशन ने सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। जस्टिस अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार को सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान को बलोचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नामजद किया गया है। जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी पर 15वें नंबर पर थे और ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे और इनके ट्रांसफर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए जजेस के ट्रांसफर को आईनी करार दे दिया था। याद रहे कि पेशावर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस अतीक शाह, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस रोजी खान सीनियरिटी पर दूसरे नंबर पर थे, यानी सीनियरिटी का असूल इस बार भी लागू नहीं हुआ। दूसरी तरफ आज इमरान खान ने अपनी बहनों नौरीन खान और उज़्मा खान से मुलाकात में अपनी पार्टी को 10 मुहर्रम के बाद फौरी तौर पर तहरीक शुरू करने की हदायत दी है और पंजाब असेंबली में एहतजाज करने पर अपनी पार्टी को सराहा है। 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें इस गुलामी के निज़ाम के खिलाफ। उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर जैसे भट्टर साहब ने मुज़ाहमत लीड की, उस पर उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मैं शुरू से कह रहा हूँ इन असेंबलियों में कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनको लेजिटिमाइज करने की। जब मैंने आके स्पीच दी थी पहली दफ़ा तो मुझे तो किसी ने स्पीच भी नहीं देने दी थी, लेकिन हमने ये नहीं किया था कि सारी असेंबली को नाअहल करके बाहर निकाल दें। इस वक्त 26 अरकान है पंजाब असेंबली के जिन्होंने उन्होंने बैन लगा दिया है और उन्होंने कमेटियों से भी उतार दिया है। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के नुमाइंदे हो, इससे बेहतर है कि इस असेंबली के बाहर आप अपनी असेंबली लगा लें। और उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया जो मेंबर्स हैं जिन्होंने स्टैंड लिया था। वाज़ेह रहे कि पंजाब असेंबली में मरियम नवाज की तकारीर के दौरान एहतजाज करने पर स्पीकर ने तहरीके इंसाफ के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया था और 4 अरकान को कायमा कमेटियों की सदारत से भी हटा दिया है। ये आप पंजाब असेंबली के मनाजिर देख रहे थे वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तकरीर के दौरान। इसके अलावा नाजरीन, स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुअत्तल होने वाले अरकान को डिसीट करने के लिए रेफरेंस भिजवाने का ऐलान भी कर दिया है, जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैद रहनुमाओं ने ख़त लिखकर अपनी पार्टी को हुकूमत से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी है। ये ख़त मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की जानिब से लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि मुल्की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। तो क्या तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएगी या एहतजाज का? और क्या एहतजाज करने पर अरकान असेंबली को मुअत्तल करना जमहूरियत और आज़ादी इजहार की नफ़ी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी शैला रज़ा साहिबा, साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर अमजद खान साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद है, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आपका ताल्लुक स्वात पे है जिस पे हमने बात भी करनी है। और कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करें, वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अमजद खान साहब आपकी जानिब, जो एक सानिया हुआ है स्वात के अंदर उस पर तो आपसे ज़रूर पूछेंगे, इसलिए चूँकि 12 लोग इस तरह जान की बाजी हार गए, 4 जो हैं वो मिल गए मगर एक अभी तक आपको जो बॉडी है वो नहीं मिली है। तो क्या आपका जो रिस्पॉन्स सिस्टम था, अर्ली रिस्पॉन्स सिस्टम, रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम चला नहीं, फेल हो गया? 1122 की गाड़ियाँ कहाँ थीं, क्या हुआ? शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहली तो बात यही है कि अगर हम सिर्फ इस सानिया को उठा के देखें या अगर हम मतलब जिस तरह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए हम इस सानिया को इस्तेमाल करते हैं, जो सियासी पार्टियाँ इस्तेमाल करती हैं, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। इस सानिया को अगर हम इसलिए इस्तेमाल करें कि हम फ्यूचर के लिए इससे लेसन सीखे, असबाक सीखे, क्योंकि हमारी बदकिस्मती यही है कि 2010 में जब सैलाब आया तो हमने असबाक नहीं सीखे उस सैलाब से।
फिर यूँ हुआ कि 2022 में हमें नुकसान उठाना पड़ा। 2022 के सैलाब में तकरीबन 1700 या 1800 लोग जान की बाजी हार गए। बिल्कुल। और उसमें जो जितना नुकसान हुआ तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान। अभी तक लोगों के घर नहीं बने। जी, अभी तक उनके घर नहीं बने, क्योंकि तकरीबन 6 लाख लोग बेघर हुए थे उस सानहे में, और 30 या 33 लाख लोग वो जो थे वो डिस्प्लेस हो गए थे। इस सानहे को अगर हम होलिस्टिकली देखें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें हमारी गफलत थी, मैं ये कहता हूँ कि इंतज़ामिया की इसमें गफलत थी। कैसे? और हमने इंतज़ामिया की गफलत यही थी कि होना ये चाहिए था कि जहाँ से सैलाब आया बहरैन से या ख्वाज़खेला से, होना ये चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेजरमेंट के जो इंडिकेटर्स है सैलाब के वो लगे हुए हैं। कोई वार्निंग तो देते हैं? वार्निंग, बिल्कुल एग्जैक्टली, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि वो नहीं दे सके, और इसी वजह से हमने इंक्वायरी कौन नहीं दे सका? पीडीएम में नहीं, ये इरिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इरिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम ओवरऑल देखें तो नेशनल, तो फिर इसमें वी हैव टू मतलब फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हु? इरिगेशन, सूबाई हुकूमत के इरिगेशन एक्सियन का ये काम होता है। वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है हाइड्रोलॉजिकल मेजरमेंट्स के लिए। जब इस तरह का सैलाब आता है तो वो वार्निंग देता है एसी को, असिस्टेंट कमिश्नर को, और उसके बाद वो रिले करता है उनको, तो आपकी हुकूमत क्या करेगी वहाँ पे? को। तो इसमें ये हुआ कि वो लोग नाकाम हो गए, इसी वजह से हमने वहाँ पे इंक्वायरी बिठाई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने वादा किया था कि दिसंबर 2024 तक अर्ली वार्निंग सिस्टम वो लगाएंगे। वो मॉडर्न सिस्टम है। जून 2025 तक वो नहीं लगा सकते, और मैंने इस पे असेंबली में बात भी की थी इस बजट सेशन के दौरान कि वो वार्निंग सिस्टम आज तक क्यों नहीं लगा। अच्छा सर, तो एक इसमें अगर सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर गफलत है, तो साथ में एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी विफाकी भी है। आपकी जो 1122 की रेस्क्यू की जो गाड़ियां हैं, क्या वो इधर इस्लामाबाद आई हुई है धरने और एहतजाज के हवाले से? नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं है, ये बिल्कुल ये गलत बयानी है। ओके। वहाँ पे गाड़ियाँ भी मौजूद थी, लेकिन उसमें भी एक मसला है, और मसला ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई है, और हमने इस पे बात भी की थी कि अगर पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट्स है 1122 में, तो होना ही चाहिए कि हम उनको इक्विप भी करें और साथ में हम उनको ट्रेनिंग भी दिलाएं। किसने की है पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट? पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट से पहले जो हुकूमत थी उसने की है, जो महमूद खान की हुकूमत थी, और स्पेसिफिकली सवात में था ना? हमारा चीफ मिनिस्टर अगर देखे उस वक्त था, फिर अपनी इन करतूत की वजह से उन्होंने फिर पार्टी छोड़ी थी, क्योंकि ये सारी फाइल्स उनके खिलाफ बनी थी। अच्छा। और इसी वजह से वो पार्टी वो सस्टेन नहीं कर सके। तो आप लोग उनके साथ है। अच्छा चले, कैसर अहमद शेख साहब जो ये बात कर रहे हैं कि जी गवर्नेंस की बात है ना, कैसर साहब, एनडीए में वो कहते हैं कि उन्होंने अपना एक अर्ली रिस्पॉन्स सिस्टम देना था, मगर वो डेडलाइन भी पास हो गई, अभी तक एनडीएमए ने कोई अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम कायम नहीं किया, जिसकी वजह से जो स्वात में हमने सानिया देखा वो हमारे सामने आया। कैसर साहब, मेरा ख्याल है कैसर साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। एक छोटा सा, कैसर साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? नहीं, मुझे आवाज़ आ रही है, लेकिन कट के आ रही है, आपकी आवाज़ कट के आ रही है। जी, यही बात, अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी, पहले से बेहतर है जी। अमजद अली खान साहब ये कह रहे हैं कि जी एनडीएमए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो 1 तारीख तक ले आए, वो डेडलाइन गुजर गई, अभी तक अर्ली वार्निंग सिस्टम का कोई सिस्टम बनाया नहीं गया, जिसकी वजह से स्वात का सानिया सामने आया। तो आपको नहीं लगता कि ये वफाक की जिम्मेदारी भी थी जो कुछ स्वात पे हुआ? कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, बराह रास्त आपको सुन भी सकते, देख भी सकते। जी जी। तो ये तो देखिए, तो सबको क्लियर है कि ये जो काम है, जो कि वहाँ रेस्क्यू का ऑपरेशन था, या वहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम करना था जो अपने जो हमारे सयाह है या जो उनके लिए बेहतर इंतज़ाम हो, ये तो सूबाई हुकूमत का काम है। हर सूबे में अपने लिए वो सूबाई हुकूमतें ही करती हैं। तो मैं समझता हूँ इस पर तो कोई ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर सकती है उनको करेगी, लेकिन ये है तो बेसिकली क्योंकि सूबों को अब तो बहुत पावर है। 18th अमेंडमेंट के बाद तो सूबों के पास हर चीज़ है। फेडरल हुकूमत के पास तो चंद शोबे हैं, और ये सारे अब काम
सूबाई लेवल पे उनके सर अपने एनडीएमए जो मामलात है हैं वो और उनको वफाक ख्याल करना के है। नीचे आती है, वफाक के मातहत है। मुझे असल में आपकी आवाज़ क्लियर आ नहीं रही। अच्छा, अब हम कोशिश आप क्या करते हैं कह कि रही ये हैं? मामला जरा दुरुस्त करें। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं, क्योंकि इस पे भी बात करनी है कि अब पीटीआई क्या करेगी। क्या पीटीआई मुजामत की तरफ जाएगी जिस तरह के इमरान खान साहब चाहते हैं, या कि जो उनके बाकी लीडर्स हैं कैद और वो कहते हैं कि आप मुज़ाकरात करें, उस तरफ जाएगी। शुरा के बाद क्या होगा, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब से बड़ी खबरें आ रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 पीटीआई के अराकीन को मुअत्तल कर दिया है और ये भी कहा है मुअत्तल करने वाले अराकीन को कि हम डी सीट भी कर देंगे उनको, और उनके खिलाफ एक रेफरेंस जो है डी सीट करने का भिजवाने का ऐलान भी कर दिया। और 4 अराकीन हैं उनको जो कायमा कमिटीज़ हैं उनकी चेयरमैनशिप से भी हटा दिया गया है। अब शैला रज़ा साहिबा, आप तो डिप्यूटी स्पीकर रह चुकी हैं। पाकिस्तान में तो बड़ा कुछ होता है, पार्लियामेंट्स के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर। तो जो पंजाब स्पीकर ने ऐलान किया कि जी इनको डी सीट करना है, ये आपको लगता है मुनासिब है स्टेप जो उन्होंने लिया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब मैं डेप्यूटी स्पीकर थी तो हमारा एक लोकल गवर्नमेंट का बिल जो है वो पास होना था, और उसमें जो शोर की इंतहा थी वो इतनी थी कि मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि आप इजाफी माइक करवाएं। तो एक मुझे माइक दिया गया जो स्पीकर के अलावा जो वहाँ पे लगे हुए होते हैं माइक, और एक माइक दिया गया अयाज सुमरो साहब मरहूम को। और हमने बजट वो बिल पास कराया। पूरे बिल पास होने के दौरान कागज़ फाड़ फाड़ के बाकायदा मेरे मुंह पे फेंके जा रहे थे। आपने किसको बोतल किया उसके बाद? किसी को भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्यों नहीं किया? इसलिए कि आपको अपना हाउस चलाना है, आपने दुनिया के साथ चलना है। अगर हमें अपना बर्दाश्त रखना है, हमारी सोसाइटी में पहले ही बर्दाश्त की कमी है और उसी से ये सब लोग आ रहे हैं। तो अगर आप एक किसी सीट पे बैठे हैं तो उसमें आपकी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और मैं आपको बहुत एक हैरान कुन बात बताऊं, 51 मेंबर हुआ करते थे MQM के, और आप सारा वो 10 साल उठा के देख लें कि पहले 5 साल कितने क्रूशल थे। और उसमें मैंने सिर्फ एक दफ़ा, एक मिनिस्टर साहब थे, वो रिपीटेशन करे जा रहे थे और बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि जल्दी हाउस से बाहर कर दिया था। और एक दफ़ा मैंने सार्जेंट एट आर्म बुला के कहा था कि ठीक है मैं मुअत्तल करती हूँ, लेकिन मेरे ही पार्टी के लोग खड़े होकर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नहीं करें। तो आपने मुअत्तल कभी किसी को नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, कैसर अहमद शेख साहब, आपने शैला रज़ा साहिबा की बात सुन ली। डिप्टी स्पीकर रह चुकी है सिंध असेंबली की 10 साल, और कहती हैं कि वहाँ पे उन्होंने जो पेपर्स थे वो फाड़ के उनके स्पीकर के मुंह पे फेंके, मगर उन्होंने किसी को मुअत्तल नहीं किया। कहती हैं कि बर्दाश्त लाएं। तो आपके जो पंजाब के स्पीकर हैं वो तो कह रहे हैं इनको डी सीट कर दें, नाअहल कर दें। जी, मैं शैला रज़ा साहिबा से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि कौमी असम्बली में कोई आज पहली बार प्रोविंशियल असम्बली की बात है, लेकिन मैं क्योंकि कौमी असम्बली का मेंबर हूँ थ्रू आउट, तो कोई पहली बार नहीं हुआ, 20 बार ऐसी बातें हुई हैं। और जब कोई बजट पेश किया जाता है या प्रेसिडेंशियल स्पीच होती है तो हर किस्म का हुल्ला गुल्ला, हर किस्म की आवाज़ें कसे जाते हैं। उसका मतलब यही जो बर्दाश्त की ये बात कर रही हैं, क्योंकि हमने अपने असम्बलियों में तो बर्दाश्त रखनी है रह। और स्पीकर ने कभी ऐसा नहीं किया। अगर कोई टेम्परेरी किसी की कोई मेंबरशिप सस्पेंड की है तो चंद दिनों के लिए होती है, और वो मेंबर भी वापस अपने अल्फाज ले लेते हैं। और जी, मगर 4 ऐसे पीटीआई के मेंबर्स हैं जिनको कमिटीज़ की चेयरमैनशिप से भी हटा दिया गया है। तो आप क्या तजवीज़ देंगे मलिक अहमद साहब को? आप एक सीनियर सियासतदान है, वो पंजाब में बैठे हैं, स्पीकर है, आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं। वो इलेक्टेड है, उन्हें नहीं। जी, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं होगा। और जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, अगर किसी को हटाया भी गया है किसी वजह से, तो अव्वल तो उनको बहाल कर दिया जाएगा,
और अगर ऐसा ना हो सका तो PTI का ही कोई और मेंबर जो है, जो हमारे 21 नेशनल असेंबली में तो 21 मेंबर होते हैं हर स्टैंडिंग कमेटी के, तो मेजॉरिटी जिसको कहती है वही चेयरमैन बनता है। तो ये तो सिर्फ स्पीकर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो एक तादीबी कार्रवाई ज़रूर हो रही है, लेकिन और दोनों तरफ से सोचना चाहिए ना। एक हाउस को ऑर्डर करने के लिए और अच्छी गुफ्तगू के लिए ये बेहतर है कि हम डेकोरम को बरकरार रखें और स्पीकर साहब कभी ऐसा होता नहीं है ऑर्डर रखें। अच्छा, ये अमजद अली खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कैसर साहब को मेरे ख्याल में शायद ये पता हो कि स्पीकर साहब यहाँ पे भी कौमी असम्बली में भी वो एज वेपन इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पीकरशिप को, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए जो हमने नाम दिया था वो अपोजिशन की कमेटी होती है, जो मेजॉरिटी होती है अपोजिशन में। हमने जो नाम दिया था वो शेख वकास अकरम साहब का नाम था, ठीक है। आखिर तक तकरीबन 1 साल उनको लगा, और ये बहुत बड़ी बात है कि पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बगैर आप पार्लियामेंट को चलाए। 1 साल तक उन्होंने इंतज़ार सिर्फ इसी वजह से करवाया कि वो शेख वकास अकरम साहब को चेयरमैन नहीं बनने देते, और वो स्पीकर साहब के इख्तियार में था ये। अब आदिल बाज़ी साहब जो है, हमारी ओवरसीज़ की कमेटी है, हमारे तकरीबन 2 लाख लोग मलाकन डिवीज़न के वो ओवरसीज़ में, उनके बड़े मसाइल हैं, वो हमें बार बार फ़ोने करते हैं वहाँ से। मैं मेंबर हूँ ओवरसीज़ कमेटी का, आज तक वो नहीं बनने देते आदिल बाज़ी को चेयरमैन, क्योंकि स्पीकर साहब नहीं चाहते कि वो चेयरमैन बने, और इसी वजह से वो कमेटी तकरीबन 6 महीने से डिसफंक्शनल है। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग नून का ये रवैया है कि वो उनमें टॉलरेंस नहीं है, उनमें जो इंक्लूसिव और जिस तरीके से डेमोक्रेसी चलती है वो इस तरीके से डेमोक्रेसी को चलने नहीं देते। मेरा ख्याल है चूंकि आपने उनके मुतल्लिक बात की है तो मैं चाहूंगी कि कम से कम वो रिस्पॉन्ड कर दे। कैसर अहमद शेख साहब, आप इस पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो हमेशा अपोजिशन को ही मिलती है, और अपोजिशन का ही जो मेजॉरिटी, मैंने आपसे पहले कहा ना कि स्पीकर साहब का इसमें इतना रोल नहीं है। इसमें तो मेंबर्स की अगर कोई मीटिंग कन्वीन होती है स्टैंडिंग कमेटी की, तो मेजॉरिटी मेंबर जिसको भी चेयरमैन इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन होता है बाकायदा, नाम नॉमिनेट किया जाता है, सेकंड किया जाता है। लेकिन वो इलेक्शन होता है, लेकिन इलेक्शन तब होता है जब पार्टी अपने नाम देती है, तो उसके बाद फिर वो इलेक्शन वहाँ पे करा देते हैं, ठीक है। जब नाम उनको नहीं देते, अभी हमने नाम दिया आदिल बाज़ी साहब को, तो मैं इस प्रोग्राम की वसातत से और आपके थ्रू अगर आप स्पीकर साहब को ये कहे कि जल्दी वो कन्वीन करे और आदिल बाज़ी का नाम जो है हमने मेजॉरिटी उसको एक्सेप्ट करें, जी उसको एक्सेप्ट करें, तो कन्वीन स्पीकर ने करना होता है। शैला रज़ा साहिबा, 2-3 बातें मैं यकीन आपसे करना चाहूँगी। देखिए, ठीक है, हम एक सही बात करने बैठे हैं, लेकिन PTI की तरफ से भी कोई नाम फाइनल नहीं हो रहा था। कभी जो है वो किसी का नाम आ रहा था, कभी किसी का, कभी भी वक्त निकल गया। हाँ, मतलब कभी वो जो हैं सुन्नी तहरीक के चेयरमैन जो हैं, लेकिन वो हामिद रज़ा साहब, उनका नाम आया, उसके अलावा किसी का आया, फिर किसी का आया, ये भी था। और दूसरे, जहाँ तक पंजाब की बात है, तो अगर आप सिंध में देखें, जब बजट स्पीच हुई है, तो इंतहाई जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि मिसबिहेव किया है, तूफान बदतमीजी, बहुत तूफान बदतमीजी हुई है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और एक बात ये है कि अगर स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं उनके इंतखाबात होते हैं बाकायदा, फिर उसके बाद चेयरपर्सन जो है उसको मुंतखब किया जाता है। अगर कमेटी के अरकान जो हैं उनसे खुश नहीं है और वो नहीं कह रहे, तो फिर ऊपर से उनको इस तरह नहीं हटाया जाता, तो फिर स्पीकर का कोई अमल दखल नहीं होता इतना। जी, इस तरह से नहीं हटाया। अच्छा, एक और बात मुझे कहनी थी कि PTI का ये शेवा, खैर ये तो ऐसे नहीं है, लेकिन इंतहाई नाजेबा, वो मरियम नवाज साहिबा के लिए भी नारे निकालते रहे, और चेयरमैन बिलावल के लिए भी उन्होंने इंतहाई नाजेबा जो है ड्यूरिंग द सेशन नारे लगाए। लेकिन जब आप ये देखें कि जब रज़ा हिरात जो हैं स्पीच कर रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे मस्ती खेल साहब को, तो बाद में ख़ुद हम सब ने ही उनसे कहा कि आप
उसको एक्सपंज नहीं कर दें। कहना चाहिए। अच्छा। एक्सपंज तो हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया और उसके बाद उन्होंने यानी कि खड़े होके अपने अल्फाज वापस लिए। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस पीक पे नहीं जाना चाहिए। हर एक के लिए हम ये नहीं कह सकते हमारी बर्दाश्त लेकर। नहीं ठीक है, मगर कैसर अहमद शेख साहब देखिए, बर्दाश्त की अगर बात करें तो आज़ादी इज़हार राय हुस्न होता है किसी भी जमहूरियत का, तो फिर क्यों नहीं आप ये लोग अलाउ करते? क्योंकि एक तरफ से हमने देखा कि वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इनको एहतजाज करने दें, इनका हक है, और फिर हमने देखा कि स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने कह दिया कि इनको डी-सीट कर दो, 4 के 4 को चेयरमैनशिप से निकाल दिया, 26 को मुअत्तल कर दिया। एक्सट्रीम स्टेप्स वर टेकन। इट्स नॉट अ क्लासरूम। हाँ मुनिदे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, शैला जी कह रही है कि ये क्लासरूम थोड़ी है। मैं मानती हूँ कि आजादी राय होना चाहिए और एक डेकोरम भी है ना, डेकोरम को भी बरकरार रखना चाहिए। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, वो कर रहे थे कुछ गलत हरकतें, तो उन्हें भी समझना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहरहाल इट्स नॉट अ क्लासरूम, आप वोट लेके आए। जी जी कैसे जो पीटीआई के मेंबरान ने, मुराद सईद ने और दूसरे मेंबरान ने चढ़ के किताबें मारी लोगों के मुंहों पे, वो जख्मी हो गए। इस किस्म का भी हो चुका है। कुछ एक काम नहीं हुआ, ये वाकयात पै दर पै कई वाकयात हो चुके हैं। लेकिन वो फिर यही होता है कि आपस में एक सर, आपको परवेज इलाही भी याद होंगे, आपने परवेज इलाही को, और उन्होंने तो कहा कि जी शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी ऑर्डर्स दिए कि मुझे कत्ल कर दिया जाए, फिर उन्होंने कहा कि मेरा हाथ जो है वो खराब हो गया है। आपको याद होगा कि परवेज इलाही साहब के साथ जो कुछ हुआ था उसके ऊपर आपकी पार्टी के ऊपर भी काफी तनकीद हुई थी। तो ये तो दोनों तरफ से होता है ना सर, एक तरफ से तो होता नहीं। कैसर साहब, मैं मानता हूँ, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि कई बार वाकयात हो चुके दोनों तरफ से। हर पार्टी के मेंबरान अभी जिक्र किया शैला ने भी, तो ये कई बार हो चुका है। और उसके बाद देखिए उसको एहसास होता है मेंबर को भी कि उससे कोई ज़्यादती हो गई है या कुछ ज़्यादा उसने कह दी है। तो ये जोश खिताबत में या आपस में एक दूसरे के टसल में कई वाकयात हो चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि किसी को असेंबली से नायल कर दिया गया। तो फिर आप इसकी मजम्मत करते, जो अच्छी बात है दोनों तरफ। अच्छा, ये मैं आपकी जानिब आऊंगी। मैं हमेशा मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मछली बाजार जो बनाते हैं हम ये असेंबलियों में, ये मकसद नहीं है। हम तो प्रोडक्टिव डिस्कशन होनी चाहिए। मुझे तो बहुत एतराज रहा है, थ्रू आउट एतराज रहा है कि अच्छा, मगर चूंकि हम बर्दाश्त की बात करें तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें। मुझे छोटा सा वक्फा लेना है और वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। बड़ा अहम सवाल एक रह गया है और वो ये है कि आज इमरान खान साहब ने कहा है कि अशूरा के बाद आप मुज़ामत की सियासत करें, और बाकी जो कैद पीटीआई के लीडर है वो कह रहे हैं कि आप बातचीत की तरफ जाएं। अब किस तरफ जाएगी पीटीआई, इस पर हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कैद लीडरशिप है उन्होंने एक अहम ख़त लिखा है जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब और यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो शामिल हैं, और उन्होंने कहा है कि इस वक्त पीटीआई को मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए चूँकि मामला इसी तरह हल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के ज़रिए एक पैगाम दिया है पार्टी को कि अशूरा के बाद आप एहतजाजी सियासत की तरफ आए। अब डॉक्टर अमजद खान साहब, दो डायरेक्शंस आपको दी जा रही है। तमाम लीडरशिप, शाह महमूद कुरैशी साहब, सरफराज चीमा साहब, बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि जी आप मुज़ाकरात की तरफ जाएं। दूसरी तरफ खान साहब ये कह रहे हैं अशूरे के बाद आप सड़कों पे निकलें। अब पार्टी क्या करेगी? अच्छा, इसमें देखिए मुज़ाकरात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी इनकारी नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात उनके साथ होनी चाहिए जिनके पास इख्तियार हो। हमने जो मुज़ाकरात के लिए इससे पहले कमेटी बनाई थी वो मेरे ख़्याल में ये इसी वजह से कि उन्होंने हमें ऑफ़र भी नहीं की थी और हमने अपनी तरफ से कमेटी बनाई सिर्फ इस इंडिकेशन के लिए कि वी आर सीरियस अबाउट डायलॉग। फिर क्या हुआ? ठीक है, फिर यही हुआ जिस तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तो हमने नहीं देखे, हम तो सीरियस थे उसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मकासद हम हासिल नहीं कर सके जिन मकासद के लिए हमने वो कमेटी बनाई थी। अब इमरान खान जो बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की, लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। नहीं, उन्होंने कहा है आज का जो पैगाम है वो ये है कि शूरा के बाद आप एहतजाज। दो बातें हैं ना इसमें, मैं इसी पे आता हूँ। जो हमारे जो टॉप लीडरशिप है, जो कैद है, उन्होंने दो बातें की हैं।
एक यही कि चाहे इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो या सियासी पार्टियों से, आप मुज़ाकरात करें। हम इसके हामी हैं, लेकिन मुज़ाकरात बामकसद मुज़ाकरात और बाइख्तियार लोगों के साथ मुज़ाकरात। ठीक है, इमरान खान भी ये कहते हैं और इमरान खान चाहते ही है कि हमारी अगर मुज़ाकरात, मतलब अगर आप उनके साथ बैठते हैं तो आप उन लोगों के साथ बैठे जो बाइख्तियार भी हो और जो मुज़ाकरात बामकसद भी हो। ठीक है, अब मुज़ाहिमत है तो मुज़ाकरात के साथ साथ मुज़ाहिमत तो चलती है, और पीपल्स पार्टी वालों को तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पता है कि मुज़ाकरात की सियासत के बगैर पाकिस्तान में आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। यहाँ पे जब लोग मुज़ाकरात के टेबल पे नहीं आते तो एहतिजाज करेंगे, बिल्कुल एहतिजाज करेंगे। एहतिजाज के लिए सारे पॉलिटिकल बिल्कुल साथ देखिए, अगर वो चाहते कि हम मुज़ाकरात के टेबल पे आए फिर तो जो बिल्कुल मुज़ाकरात के टेबल पे आएंगे, लेकिन साथ मुज़ाहिमत भी करेंगे। नहीं तो अगर वो चाहते हैं कि आप मुज़ाकरात के टेबल पे आए तो वो क्या करें? वो ये कि वो बाइख्तियार हो, क्योंकि पहले हमने कमेटी बनाई तो वो बामकसद कमेटी, वो बामकसद मुज़ाकरात नहीं हुए थे। चले शला रज़ा साहिबा, आपको इसलिए शायद नींद आ रही है क्योंकि ये बातें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं। यही मैं थक गई थी। हाँ। और मैं एक बात बताऊं आपको, और वो ये कि देखें, पीटीआई कभी भी कोई फैसला करती है उस पे दो बातें सामने आती हैं, कुछ भी हो। अब एक जो है वो ग्रुप कह रहा है कि मुज़ाकरात करे, और एक अब कायद इनके कह रहे हैं कि नहीं मगर देखिए बाख्तियार तो आप उस मामले में तो नहीं है ना, क्योंकि आप इनको छोड़ तो सकते नहीं हैं। नहीं, अब एक बात और भी है कि इनके मुकदमात चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इन्होंने एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा मुज़ाकरात तक इन्हें लेकर आए हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब इस तरह से होता है कि बाहर आके हर शख्स हर तरह की बात करता है, जितने मुंह होते हैं उतनी बात होती है, तो फिर ये कहा गया कि ओके जो आपके मुतालिबात हैं उन्हें लिख के लाएं। तो मुतालिबात लिख कर भी आ गए। उसके बाद ये कहा गया कि ये बातें माने वरना नहीं होगा, तो फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? फिर डायरेक्ट ही आप जो है वो अपने मुतालबात लेके और मुजाहरे शुरू कर दें, तो ये ख़ुद किसी मुज़ाकरात में कभी संजीदा नहीं रहे। और जहाँ तक बात है, तो अगर अभी मैं परसों ही की बात देख लूँ तो DGISPR का इंटरव्यू था किसी BBC को, हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं मुज़ाकरात करने। तो एक तरफ आप कहते हैं आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, दूसरी तरफ आप दूसरों को कहते हैं कि आप उनके बूट पॉलिश कर रहे हैं, तीसरी दफ़ा आप कहते हैं खुदा के लिए पाँव दो, हमें भी पॉलिश करना है। देखिए, हम मुज़ाकरात आपसे ही कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर वो चाहते भी हैं कि उनसे मुज़ाकरात हों, तो आपको चाहिए आप इतने बाउसूल बने कि आप कहें कि हमें पॉलिटिकल पार्टी ही से ही करने हैं। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो उनके साइंस है, तो उसमें आप सेक्शन D को देखें कि जिस तरीके से वो मिलिट्री और सिविलियन रिलेशनशिप पे उन्होंने बात की, अगर इन्हीं बातों को हम भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्हीं बातों पे मुज़ाकरात चाहते हैं कि वो सियासत में दखल अंदाजी ना करे, वो बिजनेसेस में जो उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, तकरीबन $100 बिलियन बात करने के लिए तैयार है इस्टेब्लिशमेंट से? बिल्कुल। अच्छा, कैसे रहमत शेख साहब, ये जो बात अमजद अली खान साहब कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात करें कि आप सियासत के अंदर मुदाखलत ना करें, मगर आपने तो अपने तमाम मामलात उनको दे दिए, यहाँ तक कि NSA के जो डायरेक्टर हैं वो भी आपने ISI के चीफ लगा दिए इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव। तो आप तो अपना सारा इक़्तिदार जो है, जो भी आपके पास अथॉरिटी है, वो उनको दे ही चले जा रहे हैं, तो ये तो कुछ और चाह रहे हैं आपसे। देखिए, ये इनका इंतहाई कमज़ोर दलील है। कोई भी काम मुज़ाकरात के बगैर तो होता नहीं है। कभी ये कुछ कहते हैं, 2014 से ये तो कहते हैं हमने चोर डाकुओं के साथ बैठना ही नहीं है। अब ये दलील अपने, देखिए मैं आपको बताऊं, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और नहायत ज़्यादती की, जो ये जंग हुई 4 दिन, उसके बावजूद पाकिस्तान कहता है कि पानी पे या कश्मीर पे हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है। राइट। कभी दुनिया में ऐसा हुआ? वो तो हमारा दुश्मन है। तो आप हुकूमत में आप पहल कर दें, हमारे दोस्त अब है, आप हुकूमत में आप पहल हम कर तो पहल कर रहे हैं। क्या करें? मैं बताऊं, क्या हम तो हर किस्म की पहल कर रहे हैं, इनसे गुजारिश कर रहे हैं। मैं इनके पास गया हूं अभी बजट सेशन में, कई इनके मेंबरों से मिला हूं और मैंने इनसे कहा है कि जब भी मुज़ाकरात करेंगे आपको फ़ायदा होगा। मैं अपनी सियासी ज़िंदगी में और अपनी कारोबारी ज़िंदगी में मैंने हमेशा जहाँ भी देखा है कि कोई भी बैठा है वो कुछ ले कर उठता है।
ये पता नहीं क्या किस किस्म की सियासत कर रहे हैं और नुकसान पे नुकसान अपना किए जा रहे हैं। इससे इनको फायदा क्या होगा? मगर आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा क्या करना है, कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, आपने डीजल की कीमतें बढ़ा दी, आपने गैस, लोग ना खुश हैं इस बात से। तो अगर इमरान खान साहब की जमात भी अब फिर से सड़कों पे आएगी तो एक आपकी हुकूमत के खिलाफ एक हवा तो बनेगी ना कैसर साहब? इनको ये गलत फहमी है, आप सबको जो भी ये सोच रहे हैं ना। देखिए मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद डिवीज़न से मेरा तल्लक है, वो एक सेंट्रल पंजाब की डिवीज़न है। 4 ज़िले हैं, चंजोट, झंग, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह। 18 में से MNAs में से 15 MNA इनके बैठे हैं। वहां से मुझे फैसलाबाद से जाके एहतजाज करवा के दिखाए, सारे MNA इनके बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। हम ख्याली है, लोग अब थक चुके हैं, लोग इनसे थक चुके हैं। अच्छा, लोग अब कैसर साहब ये कह रहे हैं, ये अमजद साहब के लोग आपसे थक चुके हैं, एहतजाजी सियासत से थक चुके हैं। अपनी पार्टी में आप पंजाब असेंबली के अंदर एहतजाज नहीं कर सकते, बाहर क्या करें? इख्तिलाफ है। अच्छा, बात यही है कि 2024 से पहले जब मैं खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा था और जब मैं आना चाह रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने, तो मुझे बुला लिया गया कमिश्नर हाउस, ठीक है, और वहाँ पे जितने लोग बैठे थे उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से नहीं जीत सकते, आप इस तरह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को ज्वाइन करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने कहा कि आवाम का ये फैसला है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करूँ अगर मैं पीपल्स पार्टी को छोड़ना चाहूँ तो, ठीक है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप देखें वहाँ से कितनी 2/3 मेजॉरिटी, 3/4 मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान के लेवल पे अब मेरे ख्याल में ये सब मानने के लिए तैयार है, जितने पंजाब में फॉर्म 47 के लोग बैठे हैं, अगर फॉर्म 45 के होते तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस वाज द वर्स्ट रिग्ड इलेक्शन इन अनफॉर्चुनेटली मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। अभी तक जो हमारे मसाइल हैं हम उसको रिजॉल्व नहीं कर, मैं कह रहा हूँ जी सर, आखिरी लाइन, मेरा टाइम खत्म हो गया। वोट लिए हैं 18 में से 15 सीटें इनकी हैं, वोट लेना एक और दूसरी बात है, एहतजाज करना एक दूसरी बात है। और जब हम निकलेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कितने बंदे हम निकालेंगे। 18 में से 15, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सियासतदान एक दूसरे से बात करें। अगर वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो वो जमहूरियत को, सियासत को इस मुल्क के अंदर कमज़ोर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें टाइम दिया। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।